बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स इसको स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसका टॉपिक 13.3 प्रेशर इन अ गैस एंड डेरिवेशन ऑफ पीवी इज इक्वल टू 1/3 nm स्क्वायर इसको स्टडी करने जा रहे हैं। क्या स्टूडेंट आप जानते हैं कि इस टॉपिक को स्टडी करने का मकसद क्या है? तो आइए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ। इस टॉपिक को स्टडी करने का मकसद ये है कि हम ये जान लें कि गैस के मालिक्यूल्स की मोशन की वजह से गैस के अंदर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, एंड नंबर 2 गैस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ रिलेशन क्या है। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, गैस के अंदर जो प्रेशर होता है वो किसी जादू की वजह से नहीं होता। गैस के अंदर जो प्रेशर होता है वो गैस में मौजूद मालिक्यूल्स का आपस में टकराने की वजह से एंड उन मालिक्यूल्स का कंटेनर ऑफ वाल से टकराने की वजह से राइज होता है। नंबर 2 हमने ये ड्राइव करना है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का मास एंड स्पीड के साथ क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम का मास एंड स्पीड का क्या रिलेशन है? बेसिकली ये हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज़ करते हुए ये इक्वेशन ड्राइव करनी है जिसमें हम ये साबित करेंगे कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का मास एंड स्पीड के साथ क्या रिलेशन है। प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं गैस की, जबकि मास एंड स्पीड जो है इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हुए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम मास एंड स्पीड के साथ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि व्हाट इज प्रेशर ऑफ गैस। कहते हैं द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द फोर्स exerted पर यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर ऑफ वाल्स। स्टूडेंट इस डेफिनेशन को मैं डिफाइन करने से पहले थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट चूँकि गैस के मालिक्यूल्स अरबों खरबों के हिसाब से होते हैं, गैस के मालिक्यूल्स जब आपस में या कंटेनर ऑफ वाल से टकराते हैं तो मोमेंटम चेंज करते हैं। जब मोमेंटम चेंज होता है तो ये वाले जो मालिक्यूल्स हैं कंटेनर वाल्स पे फोर्स क्रिएट करते हैं। अब ये वाली जो कंटेनर वाल्स पे लगने वाली फोर्स है इसी को हम प्रेशर कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर वाल्स। कंटेनर की वाल्स पर एक यूनिट एरिया पे लगने वाली फोर्स को हम प्रेशर ऑफ अ गैस कहते हैं। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो मेरे पास जितनी भी इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी डेरिवेशन है, इसकी डेफिनेशन सारी की सारी पैक्टा की तरफ से दी गई जो बुक है उससे लिए मैंने। मजीद स्टूडेंट ये वाला टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको एग्जाम के अंदर कैसे परफॉर्म करना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, स्टूडेंट मैंने अपने लेक्चर में इस टॉपिक को उसी तरह से डिज़ाइन कर दिया। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक को जितना शॉर्ट किया जा सकता है वो मैंने शॉर्ट करके आपके सामने पेश कर दिया। तो स्टूडेंट इसकी एक्सप्लेनेशन है, कंसिडर अ सिंगल मॉलिक्यूल इज मूविंग इन अ क्यूब लाइक बॉक्स ऑफ ईच साइड एल एज शोन इन फिगर। तो स्टूडेंट ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें एक कंटेनर जो कि क्यूब लाइक बॉक्स की सूरत में आपको दिखाया गया है, क्यूब की शक्ल में, जिसको अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें एक मॉलिक्यूल्स जिसका मास जो है वो m है वो दिखाया गया है। तो उसी की ये बात कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो इस क्यूब लाइक बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है। कहते दिस मॉलिक्यूल हैज़ मास m एंड इज़ मूविंग विद स्पीड v। इस मॉलिक्यूल का मास m है और ये स्पीड v के साथ जो है मूव कर रहा है। It moves back and forth, colliding at regular intervals with the walls, and therefore it contributes to the pressure of the gas. ये मॉलिक्यूल जो है वो आगे एंड पीछे रेगुलर इंटरवल के साथ दीवारों के साथ टकराता है। जब ये दीवारों के साथ टकराता है तो इसकी वजह से प्रेशर जो है वो अराइज होता है। We are going to work out the pressure exerted by this one molecule on the wall of the box and then deduce the total pressure produced by all the molecules. हम स्टूडेंट क्या काम करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक मॉलिक्यूल का जिक्र किया है, इस एक मॉलिक्यूल की वजह से पैदा होने वाले जो प्रेशर है उसको कैलकुलेट करेंगे। जब हम इस एक मॉलिक्यूल से पैदा होने वाले प्रेशर जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद हम तमाम मॉलिक्यूल से पैदा होने वाले जो प्रेशर है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक मॉलिक्यूल से पैदा होने वाले जो प्रेशर है उसका एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस। तो कंसिडर अ कोलिजन इन विच द मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v स्ट्राइक वन फेस ऑफ द क्यूब अलोंग एक्स एक्सिस। स्टूडेंट देखें, हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जस्ट एक मॉलिक्यूल की बात की है, फिर हमने अपनी कैलकुलेशन को मजीद इजी करने के लिए हमने जस्ट एक डायरेक्शन जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है उसका जिक्र किया है। तो कहता है कि फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है वो v वेलोसिटी के साथ वो जो क्यूब है ना उसके एक फेस से जाके कोलिजन करता है। इट रीबाउंड्स इलास्टिकली इन द अपोजिट डायरेक्शन हैविंग वेलोसिटी -v। तो स्टूडेंट वो कोलिजन करने के बाद वापस रीबाउंड होगा, मींस कि वापस जो है वो मुड़ेगा।
जब वो वापस बैक आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो माइनस वी होगी। तो स्टूडेंट की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वी एंड माइनस वी का जिक्र किया गया है। और इलास्टिकली से मुराद है कि टकराने से पहले एंड टकराने के बाद उसकी रफ्तार में कोई असर नहीं होगा। जिस स्पीड के साथ जाके टकराया उसी स्पीड के साथ वो वापस जो है बैक आएगा। इट्स मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम एम वी टू माइनस एम वी। तो इसका जो मोमेंटम है वो एम वी से माइनस एम वी हो जाएगा, अंडरस्टूड है। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वो हमारे पास होगा डेल्टा पी विच इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास माइनस एम वी एक्स है एंड जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास एम वी एक्स है। सो हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वाली इक्वेशन को यूज करते हुए हम ये लिखेंगे माइनस एम वी एक्स माइनस इन टू एम वी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम वी एक्स एंड माइनस एम वी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस टू एम वी एक्स। ये तो हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम। इसके बाद हम ये देखते हैं द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल अ डिस्टेंस 2l बिटवीन द कंसेक्टिव कोलिजन विद द सेम वॉल्स ऑफ द क्यूब। स्टूडेंट जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एक फेज से दूसरे फेज तक जब जाएगा तो l डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जब दूसरे फेज से वापस जहाँ से चला था वहाँ आया तो फिर प्लस l डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो l प्लस l जो है हमारे पास वो 2l डिस्टेंस हो जाएगा। Hence, time between two consecutive collision with the one साइड ऑफ द क्यूब इज। स्टूडेंट अंडरस्टूड है कि जब मॉलिक्यूल्स एक फेज से दूसरे फेज तक जाएगा दूसरे फेज से वापस उसी फेज तक आएगा तो उसको कोई ना कोई टाइम भी लगेगा। तो वो वाला टाइम जो है हम डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू वी टी। हमें चूंकि टाइम चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी। इन दिस केस हमारे पास जो डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स ने ट्रेवल किया वो हमारे पास 2l है और जो हमारे पास इसकी स्पीड है या वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस वो हमारे पास है vx। सो हमारे पास ये डेल्टा टी जो है वो हमारे पास आ गया है 2l डिवाइडेड बाई vx। तो स्टूडेंट चूंकि हम इस एक मॉलिक्यूल्स की वजह से क्रिएट होने वाले जो प्रेशर उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि फोर्स का पता हो। और फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम हो। मींस दैट कि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम एंड टाइम का पता होना चाहिए। दैट इज़ वाई सबसे पहले हमने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट किया है और फिर टाइम को कैलकुलेट किया है। अब ये दोनों चीज़ें आ गई हैं तो हम फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो इसके बाद हम प्रेशर को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है the average force exerted by the walls of cube on the molecules can be found using Newton's second law of motion। स्टूडेंट जब गैस का मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवार के साथ जाकर टकराता है तो कंटेनर की दीवार उस मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स लगाती है वो वाली एवरेज फोर्स का हम न्यूटन सेकंड लॉ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम? फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो है वो फोर्स के इक्वल होता है। यही हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ मोशन है। एंड इसके अलावा हमारे पास द एरिया ऑफ द वॉल इज एल स्क्वायर। अंडरस्टूड स्टूडेंट कि हमारे पास वो जो क्यूब है ना उसके एक फेस की उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो एल है। सो उसका जो एरिया होगा वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मींस दैट हमारे पास एल स्क्वायर होगा। सो स्टूडेंट हम फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। इसमें हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन को यूज नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। सो हमारे पास फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास डेल्टा पी है और टाइम जो है हमारे पास डेल्टा टी है। चेंज इन मोमेंटम जो है वो हमारे पास हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। वो हमारे पास है 2mvx एंड डेल्टा टी हमने जो कैलकुलेट किया था वो हमारे पास था 2l डिवाइडेड बाई vx। ये जो vx है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास vx ऊपर वाले vx से मल्टीप्लाई होके हमारे पास हो जाएगा mvx का स्क्वायर और ये जो 2 है ये 2 से कट हो जाएगा तो बाकी हमारे पास जो रह जाएगा वो है mvx के डिवाइडेड बाई l। नेक्स्ट वो कह रहा है कि दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंटेनर वॉल बाय वन मॉलिक्यूल्स इन द एक्स डायरेक्शन। स्टूडेंट यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ वो मैं आपको बताता हूँ कि जब गैस का मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से जाकर टकराया तो कंटेनर की वॉल ने उस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाई और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन उस मॉलिक्यूल ने भी उस कंटेनर ऑफ वॉल्स पे एक फोर्स लगाई। ये जो हमने फोर्स कैलकुलेट की है ये वो वाली फोर्स हमने कैलकुलेट की है जो एक मॉलिक्यूल ने कंटेनर की वॉल्स पे कैलकुलेट की थी। दैट इज़ वाई इसको हमने पॉजिटिव कैलकुलेट किया है क्योंकि ये कंटेनर की वॉल ने जो मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाई वो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन होगी उसके साथ माइनस आएगा जबकि जो मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल पर फोर्स लगाएगा वो हम पॉजिटिव लेंगे तो ये उस फोर्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट वो आपको बता भी रहा है
The positive sign in the change of momentum is due to the force of the molecules by the wall which is in opposite direction to the change in momentum as a result of Newton third law of motion। वही बात कर दी उसने। ये पॉजिटिव साइन हमने यूज किया है, बेसिकली ये वो वाली फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स ने कंटेनर की दीवार पे लगाई है, जो कि कंटेनर मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाता है उसके बिल्कुल अपोजिट है। दैट इज वाई हमने पॉजिटिव साइन यूज किया है। नेक्स्ट हमें पता है कि जो प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स हमारे पास एफ है और एरिया हमारे पास जो है एल स्क्वायर है। फोर्स हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन 13.4 के अंदर। तो फोर्स की जगह हम फोर्स को रख देंगे एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, एंड एल स्क्वायर की जगह हमारे पास एल स्क्वायर ही है। सो हमारे पास एल स्क्वायर और एल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा P इज इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल क्यूब। और चूंकि हमें पता है कि एल क्यूब जो है वो तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमारे पास लेंथ विड्थ एंड हाइट के इक्वल होता है, तो इस क्यूब के अंदर लेंथ भी एल है, विड्थ भी एल है एंड हाइट भी एल है। सो एल क्यूब जो है हमारे पास वॉल्यूम होगा। सो हमारे पास एक मॉलिक्यूल की वजह से क्रिएट होने वाला जो प्रेशर है वो आ चुका है एम वी एक्स के डिवाइडेड बाई वी, या एम मैस मॉलिक्यूल है, वी एक्स स्क्वायर हमारे पास उस मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग एक्स एक्सिस स्पीड है, और नीचे वाला जो वी है ये हमारे पास वॉल्यूम है। दिस इज इक्वेशन 13.5। नेक्स्ट वो हमें बता रहा है कि दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन कंटेनर वॉल बाय वन मॉलिक्यूल। तो ये वाली जो इक्वेशन हमने कैलकुलेट की है, बेसिकली ये एक मॉलिक्यूल ने जो कंटेनर ऑफ वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट किया है वो है हमारे पास एक्सप्रेशन। अब हम चूंकि एक मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम अब टोटल मॉलिक्यूल की वजह से क्रिएट होने वाला प्रेशर वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो बता रहा है द टोटल फोर्स वी मस्ट एड ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल दैट स्ट्राइक द वॉल। वो कहता है कि हम अब क्या काम करेंगे, तमाम मॉलिक्यूल्स की वजह से जो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे लगने वाली फोर्स है उसको हम एडअप कर लेंगे। कहता है अलाउइंग फॉर द पॉसिबिलिटी दैट दे ऑल हैव डिफरेंट स्पीड्स। अंडरस्टूड है कि हर मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो एक नहीं होगी, बल्कि हर मॉलिक्यूल की स्पीड जो है वो अलग अलग होगी। इसलिए हम जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड को v1 एक्स स्क्वायर कहेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसकी स्पीड को हम v2 एक्स स्क्वायर कहेंगे, तीसरा मॉलिक्यूल जो है उसकी स्पीड को हम v3 एक्स स्क्वायर कहेंगे। इस तरह से हम इन तमाम स्पीड्स को एडअप कर देंगे। डिवाइडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फोर्स F along x axis by the area of the wall then gives the pressure P on the wall। वो कहता है कि हम तमाम फोर्स को डिवाइड करें, मीन्स दैट हम टोटल फोर्स जो है उसको हर एक मॉलिक्यूल्स की फोर्स पे डिवाइड कर दें अलोंग एक्स एक्सिस में, तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा वो ये होगा कि P इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम इनटू v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस v3 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 13.6। स्टूडेंट इसको एक और तरह से भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि ऊपर वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी P इज इक्वल टू एम बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई v, वो था हमारे पास एक जनरल इक्वेशन एक मॉलिक्यूल्स की वजह से। अब अगर हम ये कर लें कि टोटल प्रेशर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन। तो हम P1 की वजह से लिखेंगे mv1 एक्स स्क्वायर ओवर v, P2 की वजह से हम लिखेंगे mv2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई v, एंड P3 की वजह से हम लिखेंगे mv3 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई v प्लस एंड सो ऑन। तो इसमें से हमारे पास जो कॉमन आएगा ना वो आएगा हमारे पास m डिवाइडेड बाई v, और बाकी हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको हमने इक्वेशन 13.6 का नाम दिया है। और नीचे वो बता रहा है कि वेयर v1 x square is the velocity of the particle 1 in the x direction and v2 x square the velocity of the particle in the x direction and so on। तो वो यही बता रहा है कि v1 x square जो है ये हमारे पास एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन है, v2 दूसरे की होगी, इस तरह से v3 जो है वो तीसरे की होगी एंड सो ऑन। vn x square भी हमारे पास आएगा तो वो हमारे पास n पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। इफ देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल इन द कंटेनर, चूंकि कंटेनर के अंदर हमारे पास एक दो तीन मॉलिक्यूल्स नहीं है बल्कि n मॉलिक्यूल होते हैं, देन टोटल मास इज द नंबर ऑफ पार्टिकल टाइम्स मास ऑफ द पार्टिकल। तो हमारे पास जो टोटल मास होगा ना उसको हम क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे एक मॉलिक्यूल के मास को, तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा। मींस दैट ये है कि अगर हमारे पास एक पेंसिल की कीमत m है तो n पेंसिल की कीमत क्या होगी, nm होगी। अंडरस्टूड है। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मास m है तो n मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, nm होगा, और nm जो है हमारे पास टोटल मास होगा। तो वो टोटल मास को उसने कैपिटल M से डिनोट किया विच इज इक्वल टू nm या mn। नेक्स्ट स्टूडेंट वो ये कह रहा है कि as we know that velocity striking the wall is vx and after striking the wall is minus vx। तो कह रहा है कि स्टूडेंट
जो वेलोसिटी वॉल के साथ मतलब टकराती है वो Vx है, और जब वो मॉलिक्यूल जो है वापस मुड़ते हैं तो उनकी वेलोसिटी माइनस Vx लेते हैं। कहते विच वुड रिजल्ट इन एवरेज वेलोसिटी जीरो। अगर हम Vx और माइनस Vx की एवरेज लें तो इसका रिजल्ट तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। कहते दिस मीन्स सिंपल एवरेज डज नॉट वर्क हियर। जो हम सिंपल एवरेज लेते हैं, हम सिंपल एवरेज क्या लेते हैं कि हम चीज़ों को ऐड करते हैं और टोटल जो चीज़ें होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, ये सिंपल एवरेज है। कहता है कि सिंपल एवरेज अगर हम लें उसका आंसर तो जीरो आएगा। जब जीरो आएगा तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ रुक जाएगी, आगे चलेगी नहीं। इसलिए हम सिंपल एवरेज नहीं लेंगे, बल्कि हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कहता है इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस जीरो वी नीड टू डू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज बिफोर एवरेजिंग। वो कहता है कि हम जो आंसर हमारा जीरो आ रहा है और सिंपल एवरेज जो है उसकी मदद से आंसर हमारे पास जीरो आएगा, तो हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या काम करेंगे, हम तमाम वेलोसिटी का स्केल लेंगे और तमाम वेलोसिटी का स्केल लेकर उनको ऐड अप करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास लिखा गया है कि हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस जो है वी एक्स स्केयर इज इक्वल टू वी वन एक्स स्केयर प्लस वी टू एक्स स्केयर प्लस वी थ्री एक्स स्केयर प्लस एंड सो ऑन प्लस वी एन एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन। तो इसको हम इस तरह से भी समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मजीद आगे वो कह रहा है इफ वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज। अगर हम एवरेज स्क्वायर जो है इस वेलोसिटी का स्क्वायर रूट लें, कहते हैं इट इज नोन एज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड इज रिटन एज दिस वन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13.8। तो स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है ये वाला आपके पास कि व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सिंपल उसने डेफिनेशन लिख दिया है कि अगर हम स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, अगर हम स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर रूट लें तो इसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सिंस द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल जो है ना वो रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। कहते ओनली वन थर्ड ऑफ देयर टोटल वेलोसिटी विल बी डायरेक्टेड अलोंग एनी वन कार्टियन एक्सिस। स्टूडेंट हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए तीनों डायरेक्शन में मूव करता है। इसलिए वो कह रहा है कि हम क्या काम करेंगे कि हम टोटल जो वेलोसिटी है ना उसका एक तिहाई हिस्सा एक डायरेक्शन में लेंगे। मीन्स दैट क्या हुआ कि अगर हम सपोज कि हम एक वेलोसिटी का स्केल लेते हैं, वो आता है हमारे पास 300, तो अलोंग एक्स एक्सिस 100 होगा, अलोंग वाई एक्सिस 100 होगा एंड अलोंग जी एक्सिस भी हमारे पास 100 होगा। तो हम तीनों एक्सिस का 100 ऐड अप करें तो हमारे पास क्या बनता है 300। तो सेम ऐसे ही हम क्या काम करेंगे कि तीनों एक्सिस के अलोंग जो मोशन है उसको हम ऐड अप कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा वी स्केयर इज इक्वल टू वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर प्लस वी जी स्केयर। Since gas molecules are moving randomly and have the same average speed in all three direction, जो गैस मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उनकी जो एवरेज स्पीड होगी ना वो तीनों डायरेक्शन में एक जैसी होगी। दिस मीन्स दैट कि अलोंग एक्स एक्सिस 100 है तो अलोंग वाई एक्सिस भी 100 होगी एंड अलोंग जी एक्सिस भी 100 होगी, इसलिए हम तीनों को इक्वल ले लेंगे। वो कहता है कि वी स्केयर इज इक्वल टू वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर प्लस वी जी स्केयर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वी एक्स स्केयर इज इक्वल टू वी वाई स्केयर इज इक्वल टू वी जी स्केयर। तो हम वी वाई स्केयर की जगह भी वी एक्स स्केयर पुट करें, वी जी स्केयर की जगह भी हम वी एक्स स्केयर पुट करें, तो हमारे पास ये वी एक्स स्केयर प्लस वी एक्स स्केयर प्लस वी एक्स स्केयर ये हमारे पास हो जाएगा 3vx स्केयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 13.10। अगर हम टोटल एवरेज वेलोसिटी लेना चाहते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वी एक्स स्केयर इसको इधर रहने देंगे और 3 को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी कि एवरेज वी एक्स स्केयर इज इक्वल टू एवरेज वी स्केयर डिवाइडेड बाई 3। नो हमारे पास जो प्रेशर है उसको अब हम कैसे लिख सकते हैं। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने हर एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज स्पीड थी ना उसको कैलकुलेट किया विच इज़ इक्वल टू वी एक्स स्केयर। फिर हमने वी एक्स स्केयर को कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास आया वी स्केयर डिवाइडेड बाई 3। तो हम क्या काम करेंगे, वो जो हमारे पास इक्वेशन 13.6 थी जिसमें लिखा हुआ था वी वन एक्स स्केयर प्लस वी टू एक्स स्केयर प्लस वी थ्री एक्स स्केयर प्लस एंड सो ऑन वी वन एक्स स्केयर, सही है। हम उसकी जगह आप सिंपली क्या लिख देंगे वी एक्स स्केयर एंड उस वी एक्स स्केयर की जगह हम क्या लिख देंगे वी स्केयर डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास लिखा गया है कि प्रेशर P इज इक्वल टू एन एम वी स्केयर डिवाइडेड बाई 3v। तो स्टूडेंट ये जो एन एम है ना ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम अब टोटल मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास जस्ट एम नहीं आएगा बल्कि एम के साथ एन को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो इधर से हमारे पास जो वी है वो दूसरी जानब चला जाए तो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्केयर आ जाएगा।
स्टूडेंट्स ये जो सिंबल यूज़ हुए हैं ना, ये मीन स्केल या एवरेज मीन वैल्यू के लिए या एवरेज वैल्यू के लिए यूज़ होते हैं। सो हमारे पास जो टॉपिक था उसमें जो डेरिवेशन दी गई थी वो हमारे पास फाइनल डेरिवेशन जो है वो आ चुकी है कि पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 NM वी स्केयर। तो यहाँ P जो है वो प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, 1/3 जो हमारे पास कांस्टेंट है, N जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, M जो है हमारे पास मास ऑफ पार्टिकल है, और V स्केयर जो है ये हमारे पास जो है एवरेज वेलोसिटी है, मतलब कि मीन स्केयर वेलोसिटी है। तो स्टूडेंट ज़रा अगेन नोट कीजिएगा, जो हमारी फाइनल डेरिवेशन थी उसकी जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो ये है, दिस वन। ठीक हो गया। स्टूडेंट अगर एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज प्रेशर इन अ गैस एंड डिराइव्ड रिलेशन पी वी इज इक्वल टू 1/3 NM वी स्क्वायर, तो स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ तक करना है। अगर मजीद वो पूछता है कि प्रेशर का डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या है, तो आप फिर इस इक्वेशन तक आ जाएंगे। अब इस इक्वेशन को कैसे हमने ड्राइव करना है, तो वेरी सिंपल है कि हम जानते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला मास ओवर वॉल्यूम होता है। सो मास हमारे पास m है और वॉल्यूम हमारे पास v होता है, और मास कैपिटल जो है ये हमारे पास इक्वल होता है NM डिवाइडेड बाई V। अब हम हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन 13.13, इसमें इस V को अगर हम इधर लेके आ जाएं तो हमारे पास सेम ये वाला ही रिलेशन बन जाएगा। सो इस रिलेशन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 13.13 जो है उसमें NM बटे V की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डेंसिटी रॉ। तो ये वाली इक्वेशन बुक वाले ने गलत लिखी, इसमें V नहीं आता स्टूडेंट, ये आपने V खत्म कर देना है। सो हमारे पास प्रेशर जो है वो आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्केयर, दिस इज इक्वेशन 13.14, और नीचे उसने बताया भी है कि दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस व्हिच डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड रूट मीन स्केयर ऑफ वेलोसिटी। ये वो वाला प्रेशर है जो डेंसिटी एंड रूट मीन स्केयर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट वो ये कह रहा है कि अगर आप 13.14 इक्वेशन को ये पीछे वाली इक्वेशन जो है ना 13.3 इसमें लेके जाना चाहते हैं, तो आप डेंसिटी की जगह अगेन जो है mn डिवाइडेड बाई v पुट कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा। और इसमें अगर आप v को इधर लेके चले जाएं तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा जो कि हमारी ओरिजिनल डेरिवेशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन क्या है, इसी इक्वेशन को जो हम ऊपर कर चुके हैं 13.13 उसमें थोड़ी सी रीअरेंजिंग करनी, थोड़ी सी चेंजिंग करनी। चेंजिंग क्या करनी है कि उस इक्वेशन में आप देखेंगे m बार लिखा हुआ है, तो उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो वो आपके पास हो जाएगा एम वी स्केयर। अब मजीद आपने क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देना है। जब आप 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास ये इस तरह से लिखा जा सकता है 2n डिवाइडेड बाई 3v एंड 1/2 mv स्केयर। यहाँ हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये हमारे पास एन नाट के इक्वल होता है। सो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की जगह एन नाट पुट कर देंगे, तो इसके बाद हमारे पास ये रिलेशन हो जाएगा p इज इक्वल टू 2/3 एन नाट एंड 1/2 mv स्केयर। और हमारे पास नेक्स्ट p इज इक्वल टू 2/3 एन नाट एंड 1/2 mv स्केयर, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। सो हम इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी पुट कर देंगे। सो ये हमारे पास रिलेशन है प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ। अगर हमारे पास ये वाली टर्म कांस्टेंट हो तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। सो हमारे पास क्या होगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज हो जाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज हो जाने से जो क्यूब लाइक बॉक्स जिसकी हमने इस टॉपिक में बात की है उसके अंदर जो मालिक्यूल उनकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। जब हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज एंड स्पीड ऑफ मालिक्यूल्स के इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स के इंक्रीज हो जाने की वजह से प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज़ वाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें बुक वाले ने बहुत लेंथी करके लिखा हुआ, मैंने इसको जितना शॉर्ट हो सका और जितना आपने एग्जाम के अंदर परफॉर्म करके लिखना है और कैसे लिखना है उसको रीअरेंज भी कर दिया। मज़ीद स्टूडेंट अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।